चलो आज हम बात करेंगे यहाँ पर मेटामेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म टॉपिक हमने स्टार्ट करा था और आइसोमेरिज्म टॉपिक स्टार्ट हमने जो करा था उसमें अगर हम बात करें तो हमने चेन आइसोमेरिज्म बात कर लिया, हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म बात कर लिया, हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म बात कर लिया, हमने रिंग चेन आइसोमेरिज्म बात कर लिया और रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बाद जो अपने को आप समझना है यहाँ पर वो है अपने पास मेटामेरिज्म। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में समझने वाले हैं, यहाँ पर मेटामेरिज्म के बारे में डिटेल में क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रीवियस क्लासेस हमने जितने भी आइसोमेरिज्म के क्लासेस अभी तक हुआ है उस क्लासेस में पहले ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। एक बार उसको हम क्या करते हैं क्विक रिवीजन करके यहाँ पर चलते हैं। ठीक है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पर मेटामेरिज्म को लेके यहाँ पर चलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो मेनली अगर हम देखें तो लेक्चर 1 में हमने चेन आइसोमेरिज्म के बारे में समझा था। ठीक है ना। चेन आइसोमेरिज्म में क्या समझा था हमने कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने लिए था वो ये था कि लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और लेंथ ऑफ साइड चेन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बाकी तो अपने पास चेन है, कहीं भी अगर हम आइसोमेरिज्म का बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, डी क्या होगा, सेम होगा ही। और अगर वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है तो उसका आईपीएससी नेम क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म है तो उसका आईपीएससी नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो चेन आइसोमेरिज्म में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए ध्यान रखना कि अगर अपने को दो कंपाउंड में चेन आइसोमेरिज्म कंपेयर करना है तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन से भी कंपेयर कर सकते हैं, ये लेंथ ऑफ साइड चेन से भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म हमने ये समझा था। लेक्चर 2 में हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म देखा था और पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या साइड चेन ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या ब्रांचिंग ये क्या रहेगा अपने पास, डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना। हमने क्या करा था चेन आइसोमेरिज्म में मेन अपने को क्या ध्यान रखना, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ साइड चेन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म में लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और लेंथ ऑफ या साइड चेन का जो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या साइड चेन जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या ब्रांचिंग क्या रहना चाहिए यहाँ पर, पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए डिफरेंट होना चाहिए। अब दोनों के लिए दो पॉइंट हमने क्या ध्यान रखा था, चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए दो पॉइंट अपने पास क्या था, दो पॉइंट ये था चेन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म बात करो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। उसी तरह चेन या पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या ब्रांचिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर चेन या पोजीशन आइसोमेरिज्म दो कंपाउंड में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नहीं होना चाहिए दोनों कंपाउंड में, मल्टीपल बॉन्ड अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ही होना चाहिए दोनों कंपाउंड में, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड ही दोनों कंपाउंड में होना चाहिए। ठीक है ना। ब्रांचिंग भी क्या होना चाहिए वहां पर, सेम होना चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके चल सकते हैं। तो चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना। उसके बाद हमने समझा था फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने क्या देखा था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने देखा था जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए अगर हम बात करें तो हमने ये देखा था कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब दो कंपाउंड में अगर अपन फंक्शनल आइसोमेरिज्म कंपेयर करने जा रहे हैं तो दोनों कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म जैसा काम कर सकता है। और क्या देखा था हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट रहेगा, जो अपने को यहाँ पर ध्यान रख के चलना होगा। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म अगर हम बात करें तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में ये सबसे पहला पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना था कि इट इज पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या है? ये फंक्शनल आइसोमरिज्म का क्या है? पार्ट है। ये अलग से कोई आइसोमरिज्म नहीं आता यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब हमने ये बताया था कि रिंग चेन आइसोमरिज्म अगर अपने को देखना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ए कंपाउंड क्या होना चाहिए? ओपन चेन स्ट्रक्चर में होना चाहिए। और ए कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो वो एक दूसरे का क्या हो जाता है? रिंग चेन आइसोमरिज्म। और अगर ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमरिज्म दिया हो और फंक्शन आइसोमरिज्म भी दिया और सिंगल करेक्ट ऑप्शन हो तो हम रिंग चेन आइसोमरिज्म को क्या करेंगे? टिक करेंगे। और मोर देन वन ऑप्शन हो तो हम रिंग चेन आइसोमरिज्म को भी टिक कर सकते हैं और फंक्शनल आइसोमरिज्म को भी वहां से क्या कर सकते हैं? टिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या करा? चेन, पोजीशन, फंक्शनल और रिंग चेन आइसोमरिज्म के बारे में हमने अभी तक क्या करा? समझ लिया। अब जो अपने को यहाँ पर समझना है मेटामेरिज्म के बारे में, तो उसको यहाँ पर लेके यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पर जो अपने पास फिफ्थ आइसोमरिज्म है वो है मेटामेरिज्म, जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? समझते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर फिफ्थ जो आइसोमरिज्म होगा वो क्या है? मेटामेरिज्म। अब देखो मेटामेरिज्म के लिए क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला बात तो यहाँ पर वही रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डी क्या रहेगा? सेम रहेगा। आईपीएससी नेम इसके लिए क्या होना है? क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जितने भी सबके लिए आईपीएससी नेम क्या रहेगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो खास बात यहाँ पे है कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या रहता है? सेम रहता है। मतलब दो कंपाउंड में अगर मेटामेरिज्म कंपेयर करना है तो वहाँ पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तभी हम मेटामेरिज्म कंपेयर कर सकते हैं। और फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो वो मेटामेरिज्म नहीं होगा, क्या हो जाता है? वो हो जाएगा फंक्शनल आइसोमरिज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा अपने पास नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप along the polyvalent functional group is different। अब देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसके लिए? मेटामेरिज्म के लिए। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये लिखा हुआ कि नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप along the polyvalent functional group is different। जो एल्काइल ग्रुप का नेचर होना चाहिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग, वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग होता है तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर डिफाइन करना तो क्या बोल सकते हैं? टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप along the polyvalent functional group is different is known as metamer and phenomena is known as metamerism, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन करके चल सकते हैं। अब जो सबसे खास बात यहाँ पे ये जाता है, सर ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कौन कौन सा ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसा काम यहाँ पर करता है? तो ध्यान लेकर चलना। यहाँ पर सबसे पहले आएगा अपने पास ईथर, थायो ईथर, ठीक है ना। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है? अटैच हो सकता है। पॉली मतलब क्या होता है? एक से अधिक। वैलेंट मतलब वैलेंसी। वैलेंसी मतलब ये हुआ कि पॉलीवैलेंट मतलब अगर देखें तो पॉली मतलब एक से अधिक, वैलेंट मतलब वैलेंसी, एक से अधिक वैलेंसी रखता हो। तो एक से अधिक वैलेंसी रखता हो तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों साइड से कम दो साइड से अल्काइल ग्रुप क्या करा जाए? अटैच किया जा सकता है। तो वो क्या हो जाएगा? अपने पास पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। अब देखो यहाँ पर ईथर क्या होता है? अगर ईथर बात करें तो ये ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगाते हो तो ये क्या होता है? ईथर होता है। तो ये ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप हमने लगाया तो ये क्या हो गया? ईथर हो गया। और इसका मतलब ये हो कि ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लग रहा है तो इसका मतलब ये हो कि ये दोनों बॉन्ड अगर फ्री होता और यहाँ को एल्काइल ग्रुप आ जाता तो ये कैसा बन जाएगा? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। उसी तरह अगर देखें तो RSR ये ईथर है और ये अपने पास यहाँ पर क्या है? थायो ईथर है, ठीक है। तो यहीं पर अपने को देखना होता है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। दो कंपाउंड में देखना होता है, एक ही कंपाउंड में दोनों साइड नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप नहीं देखेंगे। दो कंपाउंड जिसमें मेटामेरिज्म कंपेयर करना, उसमें नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग अपने क्या करना होता है? देखना होता है। और क्या हो सकता है अपने पास? और हो सकता है अपने पास कीटोन, क्योंकि कीटोन मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड ये बॉन्ड फ्री है। यहाँ से एल्काइल ग्रुप इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। तो ये भी अपने पास क्या होता है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसा क्या करता है? काम कर सकता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन भी, क्योंकि अगर हम देखें 2 डिग्री अमीन का बात करें तो इस तरह से दोनों साइड से अटैच हो सकता है।
और अगर हम 3 डिग्री अमीन का बात करें तो तीनों साइड से अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो ये भी अपने पास 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन भी क्या होगा, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसा क्या कर सकता, काम कर सकता है। और क्या हो सकता है अपने पास, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड भी हो सकता है अपने पास, क्योंकि अगर देखें एमाइड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, NH ये 2 डिग्री एमाइड हो गया, उसी तरह सी डबल बॉन्ड O N, और ये अपने पास क्या हो जाता है, 3 डिग्री एमाइड जैसा काम कर लेता है। ठीक है, तो ईथर या थायोईथर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसके दोनों साइड नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अपने को देखना है, 2 कंपाउंड में। कीटोन भी हो सकता है। देखो पॉलीवेलेंट, अब देखो जब भी मेटामेरिज्म का बात होता है तो अपने को सबसे पहले ये पता हो जाना चाहिए कि कौन कौन से पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में मेटामेरिज्म का बात होगा, वो दिमाग में फिक्स कर लो, और उसके हिसाब से जब भी अपने को मेटामेरिज्म कंपेयर करना हो तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है पहले वो देख लो, और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तब हम वहाँ पर मेटामेरिज्म बात कर सकते हैं, और नहीं होगा तो वहाँ पर मेटामेरिज्म हम क्या कर सकते हैं, बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ईथर थायोईथर कीटोन भी हो सकता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन भी हो सकता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमाइड भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और फंक्शनल ग्रुप है जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसा क्या कर सकता है, काम कर सकता है, तो उसको हम कुछ एग्जांपल के साथ और हम यहाँ क्या करते हैं, बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो और क्या हो सकता है अपने पास, एस्टर भी हो सकता है। एस्टर कैसे हो सकता है, देखो ये होता है, ये इधर से भी एक यहाँ पर क्या हो सकता है, इस फ्री बॉन्ड में R लगा सकते हो या H लगा सकते हो, और इस फ्री बॉन्ड में क्या लगाना होगा, एल्काइल ग्रुप लगाना होगा। तो इधर से भी है लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसा हो सकता है। उसी तरह एनहाइड्राइड भी होता अपने पास। एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता अपने पास एनहाइड्राइड, और इसके दोनों साइड से भी एल्काइल ग्रुप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये अपने पास पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पॉलीवेलेंट होते हैं यहाँ पर देख लो एक बार, ईथर थायोईथर पहला, दूसरा क्या हो सकता है अपने पास ईथर थायोईथर के बाद 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, उसके बाद क्या हो सकता है 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड हो सकता है, उसके बाद अपने पास क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है, उसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है। तो यहाँ से अगर देखें तो अपने पास, और उसके बाद एक और हो सकता है अपने पास कीटोन। तो टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसा क्या कर सकता है, काम कर सकता है, और वहाँ पर हम मेटामेरिज्म क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि मेटामेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में जैसे मान लो अपने पास है, सबसे पहले ईथर का ही ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2O CH3, ये पहला कंपाउंड हो गया, CH3 CH2O CH2, और ये क्या है, CH3। ठीक है, अब अपने को पता है कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है। फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या है, सेम है। दोनों अगर देखें तो दोनों से अपने को ये पता चल रहा कि दोनों कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा है, ईथर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इसका मतलब हम यहाँ पर, और तीसरा बात यहाँ पे ये है कि ये जो दोनों कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप ईथर है वो क्या है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब इस दोनों हम क्या कर सकते हैं, मेटामेरिज्म को कंपेयर कर सकते हैं। और मेटामेरिज्म जब हम कंपेयर करेंगे तो किस तरह से कंपेयर करेंगे, देखें। देखो इधर एल्काइल ग्रुप है, क्या है, प्रोपाइल है, इधर क्या है, मिथाइल, और यहाँ पर ये क्या है, इथाइल है, और यहाँ पे ये क्या है, इथाइल। अपने को एक ही कंपाउंड में दोनों पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप को दोनों साइड एल्काइल ग्रुप को नेचर नहीं देखना। अपने को जिस 2 कंपाउंड में मेटामेरिज्म कंपेयर करना है उस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप देखना है। दोनों साइड भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, या कम से कम एक साइड भी अगर डिफरेंट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, मेटामेरिज्म। और दोनों साइड अगर सेम हो जाए तो मेटामेरिज्म नहीं हो सकता। देखो ये प्रोपाइल है और यहाँ पे इथाइल है, ये मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के इधर एक प्रोपाइल और एक मिथाइल, और यहाँ इथाइल और यहाँ इथाइल है। इसका मतलब इस दोनों कंपाउंड में अगर कंपेयर करें तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। और नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्या हो जाएगा, मेटामर हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, CH3 CH2O CH2 CH3, जैसे ये अपने पास, और इसको फर्स्ट मान ले CH3O CH2 CH3। ठीक है,
क्या ये एक दूसरे का मेटामर होगा? देख लो, इधर अपने पास क्या है, इथाइल है, इधर क्या मिथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल। अब ऐसा नहीं कि इधर इथाइल इधर मिथाइल और यहाँ मिथाइल और यहाँ इथाइल हो गया, उल्टा हो गया एक तरह से देखा जाए तो। देखा जाए तो इस ऑक्सीजन के दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप है इथाइल और मिथाइल है, और इस ऑक्सीजन के दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप है वो भी क्या है, इथाइल और मिथाइल है। सिर्फ इतना हो गया कि इधर आ गया और यहाँ पे ये इधर आ गया। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ इथाइल मिथाइल और यहाँ पर इथाइल और मिथाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट मेटामर, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड मेटामर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड में यहाँ पर नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। और नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर सेम हो गया तो वो क्या हो सकता है, एक दूसरे का मेटामरिज्म यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो अपने पास, क्या इसका कोई मेटामरिज्म बना सकते हैं, या अगर देखें तो क्या ये एक दूसरे का मेटामर हो सकता है? देख लो, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अपने पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इधर इथाइल इधर मिथाइल, और यहाँ पे इधर इथाइल इधर क्या है, मिथाइल है। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप दोनों कंपाउंड में अगर देखें तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। और नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अगर सेम हो गया तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, मेटामर नहीं होगा। लेकिन अगर हम और एग्जाम्पल बात करें यहाँ पर, जैसे अपने पास ऐसा कुछ हो, क्या ये एक दूसरे का मेटामर हो सकता है? देखो एक और इसी में हम ऐड कर लें, ठीक है। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक दूसरे का मेटामर होगा? देखें तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पे ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। इधर क्या मिथाइल, इधर क्या है प्रोपाइल, इधर इथाइल इधर इथाइल, इधर क्या है आइसोप्रोपाइल और इधर क्या है मिथाइल है। तीनों में अगर देखोगे, तीनों कंपाउंड में अगर देखोगे तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग अगर देखो, तीनों कंपाउंड में नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तीनों कंपाउंड में नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। और तीनों कंपाउंड में अगर नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग अगर डिफरेंट है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर मेटामर, ठीक है। पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे का यहाँ पर मेटामर जैसा क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, चलो कुछ और एग्जाम्पल देखें। अब देखो 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में जब भी मेटामरिज्म का बात करोगे तो 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन क्या होता है, एक दूसरे का 2 डिग्री एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है। तो 1 डिग्री एमीन तो मेटामरिज्म अपने को बात करना नहीं है, तो 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन अपने पास बचता है। तो 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन अगर बात करें तो जब भी मेटामरिज्म कंपेयर करना हो, क्योंकि 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्या होता है, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होता है, तो जब भी मेटामरिज्म अपने को बात करना हो 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन हो या 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड हो, ध्यान रखेंगे हमेशा डिग्री ऑफ एमीन या एमाइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि डिग्री ऑफ एमीन या एमाइड अगर हम चेंज करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे मैं अगर बात करूं 2 डिग्री एमीन के लिए, ये है अपने पास, ये है, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर ABC, क्या एक दूसरे का मेटामर होगा? देख लो ये 2 डिग्री अमीन है, ये भी 2 डिग्री अमीन है और ये क्या है 2 डिग्री अमीन। तो जब भी 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में मेटामरिज्म बात करना हो तो ध्यान रखना डिग्री ऑफ एमीन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों क्या 2 डिग्री अमीन है, इधर इथाइल है, ठीक है, इधर क्या मिथाइल प्रोपाइल और ये क्या मिथाइल और ये आइसोप्रोपाइल है। तो तीनों कंपाउंड अगर देखोगे तो 2 डिग्री एमीन के अलोंग तीनों कंपाउंड में नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि A, B एंड C क्या हो सकता है, A, B, C आर मेटामर। यहाँ पर अगर बात करें तो A, B, C एक दूसरे के क्या हो जाएगा, मेटामरिज्म जैसा काम करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है अपने पास,
उसी तरह 3 डिग्री अमीन में भी कंपेयर कर सकते हो, 3 डिग्री अमाइड में भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं 2 डिग्री अमाइड का बात कर लूँ, यहाँ पर ध्यान समझना। ये जैसे मान लो अपने पास ये है, ठीक है, और अपने पास यहाँ पर ये, ठीक है ना, क्या ये एक दूसरे का मेटामर होगा? देख लो, इधर क्या है, मिथाइल मिथाइल है, इधर क्या इथाइल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग इधर क्या मिथाइल और इधर क्या इथाइल है, तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेटामर जैसा काम करेगा। और एग्जाम्पल अगर देखें इसी में, एमाइड में अगर कुछ और एग्जाम्पल लें, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 HC डबल बॉन्ड O NHCH3। क्वेश्चन यहाँ पे यह जाता है कि क्या ये एक दूसरे का मेटामर होगा। देखो यहाँ पर भी ये बात है कि एमाइड है, यहाँ पर भी ये बात है एमाइड है, लेकिन ये जो एमाइड ये क्या है 1 डिग्री है और ये जो एमाइड ये क्या है 2 डिग्री है। तो हमने क्या बताया था कि जब भी मेटामेरिज्म कंपेयर करेंगे तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, और 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइड क्या होता है, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होता है। इसलिए ए और बी यहाँ पर जो होगा ये मेटामर यहाँ पर नहीं हो सकता है, ए बी क्या हो सकता है, मेटामर नहीं हो सकता है, लेकिन ए एंड बी क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ यहाँ पर ऐसा नहीं देखेंगे कि इधर क्या है, देखो इधर मिथाइल है और इधर नाइट्रोजन के साथ मिथाइल है, तो ये दोनों बात अलग हो जाता है, ये दोनों बात यहाँ पे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पे ये जाके मेटामेरिज्म कंपेयर करने से पहले हमने ये देख लिया कि यहाँ पर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, चेंज हो रहा है, और नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जब चेंज हो रहा है तो एल्काइल ग्रुप पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग कैसा भी है उससे अपने को कोई मतलब नहीं होगा, और वो मेटामेरिज्म वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर वो क्या हो जाता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाता है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है अपने पास, और एग्जाम्पल अगर अपने पास बात करें, जैसे अपने पास है ये ए मान लो, इसी में अगर हम बात करें ये क्या एक दूसरे का मेटामर होगा। देख लो पहले फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, ये क्या है एस्टर है, ये क्या है एस्टर है, एस्टर देखें तो इधर क्या इथाइल है, इधर क्या मिथाइल है, तो एस्टर एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर क्या इथाइल है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या हो सकता है, मेटामर हो सकता है, ठीक है ना। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग अगर अपने पास क्या हो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग अगर अपने पास क्या हो, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ से मेटामेरिज्म जैसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। और क्या बात हो सकता है अपने पास यहाँ पर, एक और एग्जांपल अगर आप बात करें यहाँ पर, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या इसका कोई मेटामर बनेगा, तब बहुत लोग बोलेंगे सर हाँ बनेगा, बना के दिखा तो देखो सर, मैं मेटामर बनाता हूँ। ये देखो सर, ये है मेटामर, ये हमने एक कंपाउंड लिया, ये बी कंपाउंड लिया, हमने ये पहले ये बोला कि इस कंपाउंड का कोई मेटामर बन सकता है, तो मेटामर बनने के लिए अगर मैं इसको यहाँ रखूँगा तब तो बात सेम ही होगा। इस कीटोन को अगर इस इधर देखूँ, अभी यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 पा रहा है, अगर इसको यहाँ रख देंगे तो भी 1 2 पाएगा, मतलब यहाँ पर रखने के बाद ये कीटोन और यहाँ पर रखने के बाद सी डबल बॉन्ड को ओ को अगर रखते दोनों कीटोन क्या होगा, सेम होगा। तो इसको अगर यहाँ रख दें तो क्या होगा, क्या एक दूसरे का मेटामर होगा। ये देखो तो अगर तुम्हारे पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन है, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, सेम हो गया। तो नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होना मतलब ये एक दूसरे का मेटामर नहीं हो सकता है, लेकिन एक दूसरे का क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर जैसा ये काम कर सकता है, ठीक है। तो मेटामेरिज्म जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है तो वो क्या हो सकता है, एक दूसरे का मेटामेरिज्म
हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर बात करें तो अगर जो अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन आता है, तो उसमें आता है ईथर थायोथर आ जाता है। उसके बाद अपने पास यहाँ पर ईथर और थायोथर की बात करें तो कीटोन आ जाता है। कीटोन के बाद अगर देखें तो 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन होता है, 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने पास है C4H8O, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक कंपाउंड अपने पास जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है यहाँ पर C4H8 है, C4H8 है, ठीक है ना। इसके क्या करना है, राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड के सारी पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर अपने को क्या करना, बनाना है। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे पहले क्या करना होता है, अपने को डी फाइंड करना होता है। तो डी फाइंड कर सकते हो, या दूसरा चीज़ अब देख सकते हैं कि जितना कार्बन है उससे दुगुना क्या हाइड्रोजन है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO होगा। और हमने बताया था कि CnH2nO अगर होगा तो अपने पास यहाँ पर क्या क्या बात हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन का बात हो सकता है, ठीक है, ओपन चेन में। क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर अपने को रिंग लेके चलना पड़ेगा, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा तो एल्कोहल या ईथर का बात हो सकता है। तो ये हम क्या करेंगे, बना के लाएंगे, सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है ना। चलो तो अगला आइसोमरिज्म अपने पास क्या है, टॉटोमरिज्म है। तो अभी अगर हम बात करते हैं टॉटोमरिज्म जो होगा, अभी तक हमने जितने भी आइसोमरिज्म बात करा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आइसोमरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अगर हम बात करें तो वो होता है टॉटोमरिज्म, ठीक है ना। और सबसे मज़ेदार भी होता है। लेकिन सबसे जो खास बात यहाँ पे ये है कि टॉटोमरिज्म को अभी हम पूरा डिटेल में यहाँ पर नहीं समझेंगे, क्योंकि टॉटोमरिज्म को समझने के लिए अपने को रेजोनेंस मतलब जीओसी आना चाहिए अच्छे से। जीओसी अगर अपने को अच्छे से आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अपने को अच्छे से आता है, तो हम टॉटोमरिज्म को क्या कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। क्योंकि अभी हमने जीओसी समझा नहीं, क्योंकि आइसोमरिज्म अभी अपना चल रहा है। लेकिन हम एक बेसिक आइडिया नहीं बोल सकते, सिर्फ हम इतना एक ले लेंगे कि अगर अपने को कोई मॉलिक्यूल दिया हो और ये बताए कि ये टॉटोमरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो हम इतना आइडिया लगा सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल टॉटोमरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। इस टाइप, क्योंकि नीट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल दे दिया और ये पूछा जाता है कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमरिज्म दिखा रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमरिज्म नहीं दिखा रहा है। तो टॉटोमरिज्म हम सिर्फ क्या करेंगे कि टॉटोमरिज्म कौन सा मॉलिक्यूल दिखा सकता है और कौन सा मॉलिक्यूल नहीं दिखा सकता है, सिर्फ हम उसी पर क्या करेंगे, बात करेंगे। हम फिर बता रहे हैं कि इसको हम डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, अभी नहीं, हम इसका डेफिनेशन कुछ भी हम नहीं जान रहे, सिर्फ इतना हम जानेंगे कि मॉलिक्यूल देख कर हम इतना बता पाएँ कि ये मॉलिक्यूल टॉटोमरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। बाकी इससे ज़्यादा अभी टॉटोमरिज्म के बारे में हम यहाँ पर नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि अपने को पता है कि टॉटोमरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का ही पार्ट है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सबसे लास्ट वाला जो आइसोमरिज्म अपने को टॉटोमरिज्म समझना है, तो इसको हम क्या करेंगे, जीओसी जब अपन समझते हैं तो वहाँ पर समझते हैं इसको। जीओसी का सारा कहानी समझने के बाद हम टॉटोमरिज्म तब समझते हैं, ताकि अपने लिए समझना ये बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है। तो अभी हम जो बात करने वाले, सिर्फ इतना बात करने वाले कि टॉटोमरिज्म कौन कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमरिज्म दिखा सकता है और कौन कौन मॉलिक्यूल टॉटोमरिज्म नहीं दिखा सकता, मतलब टॉटोमरिज्म दिखाने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ अभी हम क्या बात करेंगे, टॉटोमरिज्म के लिए कंडीशन बात करेंगे, किस कंडीशन पर टॉटोमरिज्म दिखाया जा सकता है, ठीक है। 2 टाइप का कंडीशन यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। अपने पास एक sp3 कार्बन होगा, क्या होगा, sp3 कार्बन होगा, जिसके पास क्या होगा, कम से कम एक H हाइड्रोजन होना चाहिए, और ये किससे लगा होगा, C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से क्या होगा, इस तरह से अटैच होगा। और ये C डबल बॉन्ड O जो होगा ये एल्डिहाइड हो सकता है, या क्या हो सकता है अपने पास, कीटोन हो सकता है, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि अपने पास एक sp3 कार्बन होगा जिसके पास कम से कम क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके साथ इस sp3 कार्बन के साथ कौन अटैच होना चाहिए, C डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। और ये C डबल बॉन्ड क्या कौन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। तो उस केस में ये क्या कर सकता है, टॉटोमरिज्म दिखा सकता है। होता क्या है यहाँ पर टॉटोमरिज्म में, टॉटोमरिज्म जो होता है एसिड या बेस दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ पर क्या करेगा, इस केस में ये टॉटोमरिज्म क्या करेगा, सोज टॉटोमरिज्म, ये टॉटोमरिज्म क्या करेगा, दिखाएगा। दूसरा बात क्या अपने पास,
दूसरा बात अपने पास वही है कि फिर से अपने पास एक sp3 कार्बन होगा, लेकिन इस कार्बन के बीच में अपने पास CH डबल बॉन्ड CH होगा और फिर C डबल बॉन्ड O होगा, और ये C डबल बॉन्ड O क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि अभी क्या था, C डबल बॉन्ड O इस sp3 कार्बन जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो वो डायरेक्टली अटैच था। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O इस sp3 कार्बन के साथ क्या था, डायरेक्टली अटैच था, इसके बीच में कोई कार्बन नहीं था, तो यहाँ पर टोटोमरिज्म दिखाया जा रहा था। अब ये C डबल बॉन्ड O जो है ये डायरेक्टली इस sp3 कार्बन से अटैच नहीं है, इसके बीच में कौन आ गया, CH डबल बॉन्ड CH आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर क्या आ गया, बीच में आ गया। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये भी क्या करता है, टोटोमरिज्म दिखाता है, सोज टोटोमरिज्म। अब कैसे दिखाएगा इस पर हम बात करेंगे, ध्यान समझना। अपने को पता है कि फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन, पहला कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, और दूसरा कार्बन क्या होता है, बीटा होता है, तीसरा कार्बन क्या होता है, गामा होता है। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि ये फंक्शनल ग्रुप हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ पहला कार्बन अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तीसरा क्या होता है, गामा होता है। और फंक्शनल ग्रुप अगर ये बात हो गया, और जो अल्फा कार्बन है उस पर लगे हुए हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा होगा, जो बीटा कार्बन उस पर लगे हुए हाइड्रोजन क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा, और जो गामा कार्बन है उस पर लगे हुए हाइड्रोजन क्या होगा, गामा हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना, अब ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर, अगर हम देखो ये दोनों बात को अगर देखेंगे तभी सबसे पहले इतना ध्यान रखेंगे कि एक ऐसा sp3 कार्बन हो जिसके पास कम से कम क्या हो, एक हाइड्रोजन अटैच हो इस sp3 कार्बन के साथ, और वो डायरेक्टली अटैच हो किससे, C डबल बॉन्ड O के साथ, ये टोटोमरिज्म दिखा लेगा। ठीक है ना, दूसरा फिर एक sp3 कार्बन हो जिसकी और एक C डबल बॉन्ड हो, दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच नहीं, उसके बीच में क्या आ जाए, C डबल बॉन्ड C आ जाए। ठीक है ना, तो उस केस में ये हाइड्रोजन क्या करता है, टोटोमरिज्म में पार्टिसिपेट करता है और ये टोटोमरिज्म दिखा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसी को अगर हम बात करें थोड़ा सा और आसान भाषा में, तो एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन फॉर शोइंग टोटोमरिज्म। ठीक है ना, हमने क्या लिखा, अगर इसी पॉइंट को मैं लिखूं तो एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन फॉर शोइंग टोटोमरिज्म। एल्डिहाइड या कीटोन के पास कम से कम अगर एक अल्फा हाइड्रोजन होता तो वो टोटोमरिज्म दिखाएगा, लेकिन ध्यान रखना वो अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन पर अटैच होगा वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो वो टोटोमरिज्म दिखाएगा, लेकिन बात वही आ जाता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से क्या बात आ सकता है, इस पॉइंट से अपने पास बात ये हो सकता है कि गामा, जैसे हमने यहाँ बोला कि एल्डिहाइड या कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन फॉर शोइंग टोटोमरिज्म, जिस एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो क्या कर सकता है, टोटोमरिज्म दिखा सकता है, और ये अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन होगा वो sp3 कार्बन होना चाहिए। उसी तरह एल्डिहाइड या कीटोन के पास अगर गामा हाइड्रोजन हो, लेकिन गामा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट तब करेगा जब उस गामा हाइड्रोजन वाले कार्बन और C डबल बॉन्ड O के बीच में क्या हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो। ये गामा कार्बन हो गया और ये C डबल बॉन्ड हो गया, इसके बीच क्या हो, C डबल बॉन्ड C हो, तब ये गामा हाइड्रोजन भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, और गामा हाइड्रोजन जिस कार्बन पर होगा वो क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए। ये क्या कर सकता है, टोटोमरिज्म दिखा सकता है। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं तब हम इस पर आगे चलेंगे। जैसे मान लो HC डबल बॉन्ड OH, अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 0, क्योंकि अल्फा कार्बन है ही नहीं, C डबल बॉन्ड O से लगे हुए कोई भी कार्बन है नहीं, और C डबल बॉन्ड O से लगे हुए कोई भी कार्बन नहीं है, तो मतलब अल्फा कार्बन नहीं, और अल्फा कार्बन नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये टोटोमरिज्म नहीं दिखा सकता है। और क्या हो सकता है अपने पास, देख लो अल्फा हाइड्रोजन कितना अपने पास, 3 है,
क्योंकि ये क्या हो जाएगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 3, इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म क्या कर सकता है दिखा सकता है। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, 3 इधर होगा 3 इधर होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये क्या कर सकता है अपने को अल्फा हाइड्रोजन कितना होना चाहिए कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से अगर अधिक होगा तो टॉटोमेरिज्म दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है अपने पास बात यहाँ पर, क्या ये टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है, देखो अब ये अल्फा कार्बन है, ठीक है ना, और अल्फा हाइड्रोजन अगर देखें तो यहाँ पे कितना है 1 है, लेकिन ये जो अल्फा कार्बन है ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो अल्फा कार्बन है ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमने क्या बोला कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो है, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल के पास है, लेकिन अगर देखें तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किस कार्बन पर है sp2 कार्बन पर, और sp2 कार्बन पर अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तो उस केस में फिर वो मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ये फिर टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। टॉटोमेरिज्म दिखाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन sp3 कार्बन पर होना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या होगा, देखना ये क्या अल्फा है ये बीटा है और ये क्या है गामा, गामा हाइड्रोजन अपने पास कितना हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि ज़्यादातर केस में अल्फा हाइड्रोजन ही टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कुछ केस में क्या हो सकता है गामा हाइड्रोजन भी टॉटोमेरिज्म में क्या कर सकता है पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वो तब होगा गामा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा जब गामा हाइड्रोजन वाले कार्बन और C डबल बॉन्ड O के बीच में C डबल बॉन्ड C क्या होना चाहिए प्रेजेंट होना चाहिए, C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट होना चाहिए। तो देख लो ये अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन ये हो गया और C डबल बॉन्ड ये हो गया, और दोनों के बीच क्या है C डबल बॉन्ड C क्या है प्रेजेंट है, इसका मतलब गामा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है कम से कम होना चाहिए 1, और गामा हाइड्रोजन कितना है 3 है। तो और साथ ही साथ ये जो गामा हाइड्रोजन जहाँ पर है उसका हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का क्या है sp3 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये टॉटोमेरिज्म क्या करेगा दिखाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर केस में अल्फा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, एक ऐसा अल्फा हाइड्रोजन जो sp3 कार्बन से अटैच हो, और कुछ केस में गामा हाइड्रोजन भी टॉटोमेरिज्म में क्या कर सकता है पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए गामा हाइड्रोजन वाले कार्बन और C डबल बॉन्ड O के बीच में क्या होना चाहिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना कंपलसरी है, और इस 2 कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं टॉटोमेरिज्म को समझ सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं तो टॉटोमेरिज्म और अच्छे से हम क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। चलो देखो कुछ और एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पर, क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, देख लो अल्फा हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 3 है, इधर तो अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं, इधर कितना 3 है, टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। क्या ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, देख लो यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच वहाँ आपको हाइड्रोजन है, यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच वहाँ आपको हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड है उससे लगे हुए कार्बन अल्फा होता है, और ये जो C डबल बॉन्ड उससे लगे हुए कार्बन क्या होता है अल्फा होता है, और अल्फा कार्बन को हाइड्रोजन नहीं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाएगा 0, और 0 होगा तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्या ये टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है, देखना अब यहाँ पर देखो 1 2 3 बॉन्ड पूरा, और चौथा बॉन्ड किससे पूरा हुआ हाइड्रोजन से, तो अल्फा हाइड्रोजन अपने पास कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर ये क्या करेगा टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है। और क्या हो सकता है अपने पास एग्जांपल में यहाँ पर, क्या ये टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है बिल्कुल, देख लो C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड अगर देखो तो अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितना अपने पास 4 है, और अपने को चाहिए कम से कम 1, तो ये क्या कर सकता है टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है। क्या ये टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है, देख लो अल्फा हाइड्रोजन तो अपन यहाँ पर अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है 2 है, बात सही है, लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि ये जो दोनों अल्फा कार्बन है ये क्या है sp2 कार्बन है, ये क्या है sp2 कार्बन, तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन 2 तो है इस मॉलिक्यूल में, ध्यान रखना इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन कितना है 2 है, लेकिन ये किस कार्बन पर है sp2 कार्बन पर, और sp2 कार्बन होने के कारण यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, फिर भी ये यहाँ पर इस अल्फा हाइड्रोजन के कारण टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ये क्या होगा अल्फा होगा, और ये क्या होगा बीटा होगा, और ये क्या होगा गामा होगा, और गामा हाइड्रोजन अपने पास कितना है 2 है, गामा हाइड्रोजन अगर देखें इस मॉलिक्यूल में अपने पास कितना है 2 है, और अपने पास अगर गामा हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में 2 कौन सा हो जाएगा, एक इधर होगा
एक इस साइड से होगा और एक क्या होगा, इस साइड से होगा, ठीक है। गामा हाइड्रोजन 2 है, तो गामा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म कब पार्टिसिपेट करता है, गामा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म तब पार्टिसिपेट करता है जब गामा हाइड्रोजन वाले कार्बन और C डबल बॉन्ड O के बीच में क्या हो, C डबल बॉन्ड C हो। तो देख लो, गामा हाइड्रोजन वाले कार्बन ये हो गया और C डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये हो गया और दोनों के बीच में C डबल बॉन्ड C है। इसका मतलब ये गामा हाइड्रोजन क्या कर सकता है, टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये गामा हाइड्रोजन अगर टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ये टोटोमेरिज्म दिखा, सबसे पहले पूछेगा टोटोमेरिज्म दिखाएगा नहीं दिखाएगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे तो नहीं दिखाएगा, लेकिन गामा हाइड्रोजन से ये क्या करेगा, टोटोमेरिज्म दिखाएगा। तो यहाँ से ये बात आ जाता है कि ये टोटोमेरिज्म दिखाएगा। और अगर एग्जाम्पल देखें, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 0, टोटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे एल्काइल मिथाइल 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 लग गया, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और क्या हो सकता है अपने पास यहाँ पर, क्या ये टोटोमेरिज्म दिखा सकता, बिल्कुल, चाहे तो ये गामा हाइड्रोजन भी दिखा सकता है और चाहे तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी दिखा सकता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 टोटोमेरिज्म आराम से दिखा सकता है, ठीक है ना। और उसी तरह अगर हम बात करें क्या ये टोटोमेरिज्म अपने पास दिखाएगा, ध्यान समझना इसका। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 9 होगा या अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 9 होगा या अल्फा हाइड्रोजन 0 होगा। देखो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है और उससे लगे हुए जो कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 0 है। और ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये तीनों कार्बन यहाँ पर जो अल्फा कार्बन नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 9 नहीं होकर क्या हो जाएगा, 0, और 9 नहीं होकर 0 अगर होगा तो ये टोटोमेरिज्म यहाँ पर क्या कर सकता है, नहीं दिखा सकता है। तो टोटोमेरिज्म दिखाने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, और कुछ केसेस में क्या होता है अपने पास गामा हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। और गामा हाइड्रोजन तब पार्टिसिपेट करेगा जब गामा हाइड्रोजन वाले कार्बन और C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के बीच C डबल बॉन्ड C क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना, तब वो क्या कर सकता है, दिखा सकता है। जैसा एक और एग्जांपल देख लें यहाँ पर, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन अगर देखें तो ये इधर तो कार्बन है नहीं, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कितना 1 है, अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा 1, और अल्फा हाइड्रोजन 1 होने के कारण ये क्या कर सकता है, टोटोमेरिज्म दिखा सकता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक बेसिक आइडिया, ये सिर्फ अभी इतना आइडिया हमने लिया कि कौन सा मॉलिक्यूल टोटोमेरिज्म दिखाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल टोटोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो अगर इसको मैं एक बार शॉर्ट में समझा दो फिर से, क्या क्या बात ध्यान रखना टोटोमेरिज्म दिखाने के लिए, तो वो सबसे पहले देखना अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन पर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, और sp3 कार्बन पर अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है और कम से कम उसकी संख्या 1 होता है तो टोटोमेरिज्म दिखा सकता है। और कुछ केस में गामा हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, टोटोमेरिज्म दिखा सकता है, और टोटोमेरिज्म गामा हाइड्रोजन तब दिखाएगा जब गामा हाइड्रोजन वाले कार्बन और C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड C क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये फाइनली अपने पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या हो जाता है, पार्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैंने फिर एक बार बता दो, टोटोमेरिज्म हमने डिटेल में नहीं समझा, GOC के बाद हम टोटोमेरिज्म का क्या करते हैं, पूरे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया अपने पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम अब क्या करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को चालू करेंगे, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहले समझेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझेंगे और फिर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म समझेंगे। तो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखें तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किससे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से और ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।